दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथनों के बारे में। तो पिछले वर्ष के अलग अलग पेपरों में जो प्रश्न पत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कथन पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का संकलन मैं लेके आई हूँ। तो कल मैंने आप सभी को आदिकाल से लेके रीति काल तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जो भी कथन पूछे गए थे, उन सभी के बारे में बताया था। आज हम आधुनिक काल और नाटक, उपन्यास आदि में जो भी रामचंद्र शुक्ल जी के कथन आए हुए हैं, उन सभी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आधुनिक काल पहले इससे ले लेते हैं कि कौन कौन से कथन अब तक पूछे गए हैं। भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक। आगे है, वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। ये कथन उन्होंने प्रताप नारायण मिश्र के विषय में कहा है। आगे है, हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। आगे है, गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मध्य में डूबने वाले कवि नहीं। ये उन्होंने मैथिली शरण गुप्त जी के विषय में कहा है, या गुप्त जी से तात्पर्य मैथिली शरण गुप्त जी से है। ठीक है। फिर उन्होंने छायावाद के विषय में कहा है कि छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव समय पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। आगे, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। पहला रहस्यवाद के अर्थ में तथा दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। आगे, निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पद, वल्लरी, क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक व लक्षण लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। तो ये तीनों कथन जो है आप देख सकते हैं कि छायावाद के संबंध में जो है ये सारे कथन आधुनिक काल से पूछे गए हैं। अब नाटक के संदर्भ में उनका क्या कथन है, देखते हैं। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। ये कथन काफ़ी बार आप देख सकते हैं परीक्षा में पूछा गया है। फिर उनके वो कथन जो निबंध और आलोचना से पूछे गए हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया है। ये अभी बीपीएससी में भी पूछा गया है और अन्य परीक्षाओं में भी पहले पूछा जा चुका है। आगे है, व्यक्ति तो विशेष ही रहता है, पर प्रतिष्ठा उसमें ऐसे सामान्य धर्म की ही रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है। आगे, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। आगे कहते हैं, अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। ये उनके निबंध भाव या मनोविकार से लिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी ये कथन जो है भाव या मनोविकार से है, और अभी जो बीपीएससी में एक कथन आया था वो भी भाव या मनोविकार से है। तो आप इस निबंध को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और दो चार और जो आपके चिंतामणि भाग 1 के जो प्रमुख निबंध है उनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है। आगे, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। आगे है, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। ये उनके श्रद्धा और भक्ति निबंध से है। फिर, समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भव्य मनोविकार ही होते हैं। कविता ही हृदय को प्रकृति दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है।
आगे है, हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। ये उनके निबंध कविता क्या है से है। आगे है, हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं, हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपए का 1.5 पाव घी बिकता है, स्त्री शिक्षा का अभाव है। ये उनके निबंध कविता क्या है से लिया गया है। आगे है, किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारे अपनी सत्ता की क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी उतनी ही बड़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। आगे है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। आगे, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। ये कथन काफी बार पूछा जा चुका है। फिर आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। चलिए, अब कुछ ऐसे कथन जो HPPSC में पूछे गए थे लेकिन शुक्ल जी के कथन है, तो यहाँ पे मैंने इसका संकलन ले लिया है। तो देखिए, मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी, अर्थात वे अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की भावना प्रीतम या पति के रूप में करती थी। आगे है, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में रहता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। आगे है, नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे और इनका हिंदी काव्य भाषा का भी ज्ञान और सब सूफी कवियों से अधिक था। आगे है, बिहारी ने इस सतसई के अतिरिक्त और कोई ग्रंथ नहीं लिखा, यही एक ग्रंथ उनकी इतनी बड़ी कीर्ति का आधार है। यह बात साहित्य क्षेत्र के इस तथ्य की घोषणा कर रहा है कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। ये उन्होंने बिहारी के बारे में कहा है। ये कविता में कही गई बात चित्र रूप में हमारे सामने आनी चाहिए। चलिए, अब आगे उन कथनों की बात करते हैं जो अभी हाल ही में बिहार TJT PGT की परीक्षा में पूछे गए हैं। प्रेम की पीर ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का कोई दूसरा कवि नहीं हुआ है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन जो है किस कवि को आधार बनाकर लिखा है, तो यहाँ उत्तर देख सकते हैं। ये उन्होंने घनानंद के विषय में कहा है। आगे है, पंत जी ने समाजवाद के प्रति भी रुचि दिखाई है और गांधीवाद के प्रति भी। ऐसा प्रतीत होता है कि लोक व्यवस्था के रूप में तो समाजवाद की बातें उन्हें पसंद है और व्यक्तिगत साधना के लिए गांधीवाद की बातें। तो ये जो पंत के संबंध में कथन है ये किस आलोचक है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि शुक्ल जी ने ये बातें जो है पंत के विषय में यानी कि सुमित्रानंदन पंत के विषय में कही है। आगे है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। ये कथन काफी बार पूछा गया है। ये उन्होंने विद्यापति के विषय में कहा है। आगे है, अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। तो देख सकते हैं ये कथन जो है पहले भी आ चुका है और फिर से जो है ये कथन पूछा गया है। ये उनके निबंध भाव या मनोविकार से लिया गया है। तो प्रीवियस ईयर न क्यों करवाने पे जोर दे रही हूँ, आप सब यहाँ देख सकते हैं। चलिए, चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये उन्होंने साहित्य के इतिहास से संबंध में कहा है।
आगे है, तात्पर्य यह है कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था। तो देखिए, छायावाद के संबंध में पहले भी प्रश्न आए हुए हैं शुक्ल जी के, और फिर से जो है शुक्ल जी के कथन आए हुए हैं। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। तो आधुनिक काल से तो सिर्फ शुक्ल जी के यही कथन बार बार रिपीट हो रहे हैं। और दूसरा जो रिपीट होता है वो है ये वाला कथन कि प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी में एडिसन और स्टील ने किया है। इसके बाद देखिए, बिहारी का गागर में सागर भरने का गुण इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही संभव हुआ। यह कथन किस आलोचक का है? तो बार बार शुक्ल जी के कथन जो है देखिए, कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। तो कुछ प्रसिद्ध कथन ही इस परीक्षा में पूछे गए हैं। आगे है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। तो आप देख सकते हैं जो मैंने पहले आपको करवाए थे उन्हीं सब का बार बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए मैं आपको PYQ करने पे जोर दे रही हूँ ताकि आपकी तैयारी जो है बेहतर से बेहतर हो सके। PYQ करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि क्या क्या जो है प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, किस प्रकार के प्रश्न जो है इसमें पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पर बुक्स के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। TGT PGT की तैयारी के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करिए, प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, PYQ कर लीजिए, आपकी तैयारी उसी से हो जाएगी। तो चलिए, यहाँ तक हमारे कथनों का सीरीज जो है ख़त्म हो गया है। आगे मैं और भी प्रश्न जो है इसी पर आधारित करवाती रहूँगी, जैसा मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा कि इन सभी का कराना चाहिए। और वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।